हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम प्रतिदिन अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए, जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक को। उत्तर प्रदेश में आने वाली जो परीक्षाएं हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएटी, ट्रिपल एसबी, एलटी ग्रेड आदि सभी आगामी परीक्षाओं के लिए पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। तो इस पुस्तक के क्रम में हम लोगों ने जो पढ़ना शुरू किया था उस क्रम में हम आज फिर से आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 भागों में इतिहास लेखन के काल विभाजन की परंपरा को पढ़ा। आज हम इतिहास लेखन की पद्धति को देखेंगे कि इतिहास लेखन में कौन कौन सी पद्धतियाँ आई, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इतिहास लेखन की पद्धति, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी होने वाली है। तो इतिहास लेखन की पद्धतियाँ 4 है। मुख्य रूप से यदि हम देखेंगे तो इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ मुख्य रही हैं। कौन कौन सी? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति है। ये 4 पद्धतियाँ इतिहास लेखन की जो है प्रमुख जो है पद्धतियाँ रही हैं। वर्णानुक्रम पद्धति क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, इसमें रचनाकारों का विवरण उसके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम में दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि, केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा केदारनाथ सिंह, चिंतामणि और तुलसीदास। कहा जा रहा है कि इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम में दिया जाता है, वर्ण के अनुक्रम में दिया जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पद्धति के नाम से ही पता चल रहा है वर्णानुक्रम पद्धति, वर्ण के अनुक्रम में जो लिखी जाए ऐसी पद्धति। तो इसमें जो है कवियों का, रचनाकारों का विवरण कैसे दिया जाता है? उनके नाम के प्रथम वर्ण के अनुक्रम में दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह है, ये भले ही अलग अलग समय के रहे हों, इनका काल कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर इन्हें लगाया जाएगा क्रम में तो सबसे पहले केदारनाथ सिंह आएंगे, फिर चिंतामणि आएंगे और फिर तुलसीदास आएंगे। तो इस पद्धति को ही हम क्या कहेंगे? वर्णानुक्रम पद्धति। अगर वर्णों के अनुक्रम में देखेंगे तो का पहले आता है, इसलिए केदारनाथ सिंह का नाम पहले आएगा। चिंतामणि चा वर्ण में आता है, चा में पहले, तो इसलिए चिंतामणि आएगा वर्णों के अनुक्रम में। का के बाद चा ही आएगा इन तीनों नामों में, तो चिंतामणि आ गए। उस प्रकार तुलसीदास आ गए। तो ये होती है वर्णानुक्रम पद्धति। अगर देखें इस पद्धति में किन किन रचनाकारों ने अपने अपने ग्रंथ को लिखा, तो इस क्रम में लिखने वाले आचार्य हैं, वर्णानुक्रम जो है पद्धति में लिखने वाले आचार्य हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों को लिखा, उसमें है गारसा दातासी और शिव सिंह सरोज। तो इस पद्धति का प्रयोग करने वाले आचार्य हैं गारसा दातासी, ये इन्होंने अपने ग्रंथ को लिखा। शिव सिंह सिंगर ने इसका प्रयोग किया। तो इन दोनों लोगों ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में, गारसा दातासी ने और शिव सिंह सिंगर ने इस पद्धति को अपने ग्रंथ में प्रयोग किया है, अपने ग्रंथ लेखन में प्रयोग किया। ये तो हो गई वर्णानुक्रम पद्धति। अगला जो पद्धति है, अगले पद्धति को देखेंगे तो कालानुक्रम पद्धति है। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल, जैसे कि काल अनुक्रम पद्धति नाम से ही स्पष्ट है, तो इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल या समय के क्रम से ही दिया जाता है, उनके समय के क्रम से दिया जाता है, अर्थात काल के क्रम से दिया जाता है, इसीलिए इसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। रचनाकारों की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? रचनाकारों की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है ना, उनके समय को आधार बनाया जाता है, इसलिए इस कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में किसने अपने जो है ग्रंथ को लिखा था? तो कालानुक्रम पद्धति में लिखने वाले जो ग्रंथकार हैं वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है कालानुक्रम पद्धति का। यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं, ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ जो है आरंभिक जो है सूत्र भी मिलने लगते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथ को कैसा लिखा, किस पद्धति में? तो कालानुक्रम पद्धति में लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये हो गए
कालानुक्रम पद्धति। किसने किसने लिखा कालानुक्रम पद्धति में? तो जॉर्ज गेर्सन ने लिखा और मिश्र बंधुओं ने लिखा। वहीं हम लोगों ने वर्णानुक्रम में देखा था, तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। अब आती है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में कौन कौन वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे किसने जो है अपने ग्रंथों को लिखा। तो इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करके उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उसे क्या करता है, क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। अब देखिए दूसरा बिंदु बताया जा रहा है, इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य आकलन की नहीं बल्कि उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। इतिहास लेखन क्या मांग करता है, वैज्ञानिक पद्धति में बताया जा रहा है, इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं मांग करता बल्कि उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया। इसलिए जो है इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया पिछली दो पद्धतियों की तरह। जैसे वर्णानुक्रम पद्धति को इतना महत्व नहीं दिया गया, कालानुक्रम पद्धति को महत्व नहीं दिया गया, उसी प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति को महत्व नहीं दिया गया। क्यों नहीं महत्व दिया गया? कहा जा रहा है इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य को इकट्ठा करना या संकलन करना नहीं है बल्कि उसकी व्याख्या और विश्लेषण की भी मांग करता है, उसकी व्याख्या और विश्लेषण की भी मांग करता है। इसलिए इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। ये तीसरी पद्धति हो गई वैज्ञानिक पद्धति, जो हम लोगों ने देख ली। यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। आप देखिए विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में देखिए क्या है, फ्रेंच विद्वान तेन, इन्होंने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। विधेयवादी पद्धति को कौन से विद्वान ने सुव्यवस्थित रूप से स्थापित किया? तो फ्रेंच विद्वान तेन थे। फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ठीक है, तो तेन ने इसे जो है कितने शब्दों में के माध्यम से स्पष्ट किया है इस पद्धति को? तो 3 शब्दों के माध्यम से। वो शब्द कौन सा है? इस पद्धति को जो है कितने शब्दों में व्यक्त किया? तो 3 शब्दों में किया: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए कहा जा रहा है कि विधेयवादी इस पद्धति को समझने के लिए उससे संबंधित जाति, परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। कहा जा रहा है कि इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए कहा जा रहा है इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति, परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है विधेयवादी पद्धति में। ठीक है, और उसके बाद का बिंदु है, इसमें इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट और विकसित पद्धति माना गया। इसे जो है इतिहास लेखन की सबसे व्यापक, स्पष्ट और विकसित पद्धति माना गया है विधेयवादी पद्धति को। क्यों माना गया? क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट किया जा सकता है। विधेयवादी पद्धति के द्वारा जो है साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत अच्छे से, बहुत ही स्पष्ट किया जा सकता है। बहुत कुछ जो है इसमें स्पष्ट किया जाता है इस पद्धति के द्वारा। ठीक है, अब देखिए हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। विधेयवादी पद्धति का फ्रेंच विद्वान ने जो है स्थापित किया था इस पद्धति को। लेकिन अगर हिंदी में हम इसे हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में सर्वप्रथम किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। इसके बाद उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, बच्चन सिंह ने और प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया।
सर्वप्रथम तो किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया। और उनके बाद बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, प्रख्यात इतिहासकारों ने भी इस पद्धति को आगे बढ़ाया। तो ये हो गई विधेयवादी पद्धति। एक बार फिर से देख लीजिए, कहा जा रहा है विधेयवादी पद्धति क्या है? तो फ्रेंच विद्वान तेन ने इस पद्धति मतलब इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति, परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। कहते हैं किसी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए बता रहे हैं कि इस पद्धति मतलब विधेयवादी पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति, परंपराओं को, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। किसी भी इतिहास को समझना हो उसके लिए हमें क्या है? उस इतिहास से संबंधित जाति, परंपरा को, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक होता है। इसी प्रकार आगे जो है बिंदु में कहा गया कि इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट और विकसित पद्धति माना जाता है। विधेयवादी पद्धति को इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट और विकसित पद्धति माना गया क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। लास्ट और इसका जो कथन दिया गया है, लास्ट और अंतिम कथन है, अंतिम पॉइंट है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया कि हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। बताया जा रहा है हिंदी में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किस आचार्य ने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी आते हैं, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। इनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। तो ये तो हो गई साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ जो हम लोगों ने पढ़ी। यहाँ पर साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति समाप्त होती है। हम लोगों ने 4 पद्धति पढ़ ली: वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक और विधेयवादी पद्धति, जो मुख्य रूप से दृष्टि के बुक में या फिर कह सकते हैं जो मुख्य रूप से पद्धतियाँ थी हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हम लोगों ने पढ़ ली। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद का अगला टॉपिक आदिकाल है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो ऑफ करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है, थोड़ा भी आपको सहायक लगता है, तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रतिदिन ऐसी वीडियो के लिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।